Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about debugging. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोग्राम को रीचेक करने के लिए हम डिबगिंग का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिबगिंग का मीनिंग होता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप चेक करना और मेक श्योर करना कि हम अपने प्रोग्राम से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। डिबगिंग एक बहुत ही हाई लेवल प्रोसेस है। अब तक नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम को डिबग करने के लिए या ये कहें कि प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते आए हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कर रही हूँ और अगर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो फंक्शन रिटर्न करे ट्रू, अदरवाइज फंक्शन रिटर्न करे फॉल्स। जैसे कि इस लिस्ट में 3 एलिमेंट है 1, 2, 1। यहाँ पर 1 एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर 1 ना होता तो लिस्ट के सारे एलिमेंट डिफरेंट है तो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। और अब मैं आपसे अगर ये कह दूं कि हमें ये चेक करना है कि जब फंक्शन ने ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया उस टाइम पर ni और nj की वैल्यू क्या है, तो इसे चेक करने के लिए अभी तक हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते आए हैं। मीन्स कि हम ni और nj की वैल्यू को अगर प्रिंट करा दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जब फंक्शन ने ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया उस टाइम पर ni और nj की वैल्यू क्या थी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ni और nj को प्रिंट करा देती हूँ और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी प्रिंट करा देती हूँ। और अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो ऐसा करने से हमें ये पता चल गया कि जब फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया उस टाइम पर ni की वैल्यू 2 और nj की वैल्यू 1 थी। अब अगर मैं यहाँ पर 1 को ऐड कर दूं और अगेन प्रोग्राम को रन कराऊं तो ऐसा करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जब फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तब ni और nj की वैल्यू 1 थी। मीन्स कि दोनों की ही वैल्यू सेम थी। और इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्मली प्रोग्राम को डिबग करने के लिए अब तक हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते आए हैं और इस तरीके से प्रोग्राम को डिबग करना बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन आप एज्यूम करिए कि अगर हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी हो और इस तरीके से हम एक एक करके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा करके चेक करें तो इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन एक ये भी हो सकती है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसका फ्लो चेक करना है। मीन्स कि पहले प्रोग्राम किस स्कोप पे गया, देन उसके बाद उसने क्या स्कोप फॉलो किया। अगर आप ये मैनुअली चेक करते हो तो इसमें भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका टाइम कम लगे, आप कम समय पर अपने प्रोग्राम को डिबग कर सके, इसलिए हम यहाँ पर पाइथन के डिबगर टूल का यूज़ करेंगे। और कैसे हम पाइथन के डिबगर टूल को यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो डिबगर को हम 3 डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम रन वाले ऑप्शन में जाएं एंड यहाँ स्टार्ट डिबगिंग को सिलेक्ट करें। सेकेंड ऑप्शन लेफ्ट पैन में जाके रन एंड डिबग ऑप्शन को सिलेक्ट करें एंड थर्ड ऑप्शन F5 की को प्रेस करें। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगी और इस बटन को जैसे ही क्लिक करूंगी मेरे सामने ये ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर इस बटन को क्लिक करते ही एक पॉपअप शो होगा और यहाँ पर हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे हम डिबग करना चाहते हैं। तो जो भी हमारी करंटली एक्टिव फाइल है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे क्लिक करते ही हमारे सामने जैसे प्रोग्राम अब तक रन हो रहा था वैसे ही रन होकर के आउटपुट शो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर हमने डिबगिंग टेक्निक के कोई भी ऑप्शंस को यूज नहीं किया। तो डिबगिंग के ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम ब्रेक पॉइंट का यूज करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि
कि प्रोग्राम में लाइन के लेफ्ट साइड में लाइट कलर का रेड डॉट दिख रहा है और इन्हीं रेड डॉट को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। और अगर आप किसी भी लाइन में ब्रेक पॉइंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस लाइन में जा करके रेड डॉट को क्लिक करना होगा और ऐसा करने से उस लाइन में ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो गया है। ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जाकर के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाता है ताकि हम वेरिएबल की स्टेट को चेक कर सके या कॉल स्टैक को एनालाइज कर सके। किसी भी प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा ब्रेक पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई किए हुए हैं। और अगर आप किसी भी लाइन से ब्रेक पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन आपको रेड डॉट को क्लिक करना होगा और ऐसा करने से ब्रेक पॉइंट रिमूव हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ 4th लाइन पर ब्रेक पॉइंट है और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि पाइथन की किस फाइल की किस लाइन पर ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पाइथन की example52 फाइल की 4th लाइन पर ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेड डॉट शो हो रहा है। एक चीज आप और भी नोटिस करिएगा कि अभी इस टर्मिनल बार का कलर वायलेट आ रहा है। जब मैं अपने कोड को डिबग मोड में डालूंगी तब इस लाइन का कलर चेंज हो जाएगा और मैं अब अपने कोड को दोबारा से डिबग करती हूँ। तो ये देखिए, अब इस टर्मिनल लाइन का कलर वायलेट से ऑरेंज हो गया है और यहाँ पर हमारे सामने 4 डिफरेंट पैन्स ओपन हो गए। फर्स्ट पैन है वेरिएबल्स पैन, सेकेंड वॉच पैन, थर्ड कॉल स्टैक पैन एंड फोर्थ डिबगर टूल बार पैन। डिबगर टूल बार पैन पे कई सारे ऑप्शन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू, सेकेंड स्टेप ओवर, थर्ड स्टेप इनटू, फोर्थ स्टेप आउट, फिफ्थ री-स्टार्ट एंड सिक्स्थ स्टॉप। हम इन सारे पैन्स के बारे में और इन सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके जानेंगे। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और नोटिस करते हैं कि जिस लाइन पर हमने ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया था वो लाइन हाईलाइट हो गई है और यहाँ पर मेरा ये स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्रेक पॉइंट अप्लाई होने के कारण प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर आके पॉज हो गया है और ये हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट मीनिंगफुल लाइन थी। इससे पहले जो हमने लाइंस लिखी हुई हैं वो कमेंट्स हैं। तो इस लाइन पर ब्रेक पॉइंट अप्लाई होने के कारण जो प्रोग्राम के अदर स्टेटमेंट्स थे वो भी प्रिंट नहीं हो पाए हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन को प्रेस करूंगी तो ये देखिए, अब हमारा ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया है और जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स थे वो भी प्रिंट हो गए हैं। और अभी मैं अपने प्रोग्राम से लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 को रिमूव कर देती हूँ और लाइन नंबर 7 और 11 में ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई कर देती हूँ और अगेन अपने प्रोग्राम को डिबग करती हूँ। तो ये देखिए, अभी मेरी लाइन नंबर 4 हाईलाइट हो गई है क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम आके पॉज हो गया है और ये सपोज कर रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे ही मैं इस कंटिन्यू बटन को प्रेस करूंगी मेरा जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा और हम नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। अगेन कंटिन्यू बटन को प्रेस करते हैं तो फिर से हम नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट में मूव कर गए और आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम इस नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट में मूव कर गए हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों नहीं प्रिंट हुआ। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसलिए नहीं प्रिंट हुआ है क्योंकि इस लाइन पर हमने अभी सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है। फंक्शन के प्रोसेस होने के बाद ही ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगा। और जब भी हम किसी भी नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे मूव करते हैं तो उससे पहले वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो प्रोसेस हो चुके होते हैं। मीन्स कि जब हम इस लाइन पर आए तो उससे पहले ये जो दोनों लाइन थी वो प्रोसेस हो चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल्स पैन में i की वैल्यू 0 और n की वैल्यू में लिस्ट शो हो रही है। अगेन हम कंटिन्यू बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन ये क्या, अभी भी हम 7th लाइन में ही है और हम तब तक 7th लाइन में रहेंगे जब तक 7th लाइन कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हो जाएगी।
अगेन हम कंटिन्यू बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल स्पैन में i और j की वैल्यू फॉर लूप के प्रोसेस होने के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पैन का यूज़ हम वेरिएबल्स की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए करते हैं एंड कंटिन्यू बटन का यूज़ हम ब्रेक पॉइंट्स में मूव करने के लिए एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। लेकिन अब आपसे मैं अगर ये कहूँ कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करना चाहती हूँ या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम वॉच पैन का यूज करते हैं और यहाँ पर हम उस वेरिएबल या एक्सप्रेशन को टाइप कर देते हैं जिसकी वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं j की वैल्यू को चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ हम j टाइप करेंगे एंड विंडो यूजर एंटर एंड मैक यूजर रिटर्न की प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर j की वैल्यू 0 शो हो रही है एंड सेम वैल्यू मेरी वेरिएबल स्पैन में भी शो हो रही है। अगर मैं ni की वैल्यू चेक करना चाहती हूँ तो यहाँ पर ni टाइप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ni की वैल्यू 2 शो हो गई है और 2 इसलिए शो हो रही है क्योंकि i की वैल्यू है 1 एंड फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू है 2। अगर हमें nj की वैल्यू को चेक करना है तो यहाँ पर हम nj टाइप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर nj की वैल्यू 1 शो हो गई है और nj की वैल्यू 1 इसलिए शो हो रही है क्योंकि j की वैल्यू है 0 एंड 0th इंडेक्स पर वैल्यू है 1। अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को टाइप कर देंगे। तो ये देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी फॉल्स है और फॉल्स इसलिए है क्योंकि 2 1 के इक्वल नहीं है। अगेन मैं कंटिन्यू बटन को प्रेस करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर i की वैल्यू चेंज होने के कारण ni की वैल्यू चेंज हो रही है एंड सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू है 1 इसलिए ni की वैल्यू 1 शो हो रही है और अब इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि 1 1 के इक्वल है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम वॉच पैन में वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक कर रहे हैं और वेरिएबल स्पैन में भी वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर सकते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप एज्यूम करिए कि अगर आपके प्रोग्राम में 100 वेरिएबल्स हो तो वेरिएबल स्पैन में उन सारे 100 वेरिएबल्स की वैल्यू शो होगी और आप उन 100 वेरिएबल्स में से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वेरिएबल स्पैन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करना टफ होगा। लेकिन वॉच पैन में अगर हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वॉच पैन में पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल स्पैन एंड वॉच पैन में यही डिफरेंस है। वॉच पैन में हम पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हैं जबकि वेरिएबल स्पैन में हम प्रोग्राम में यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। और अब मैं जैसे ही कंटिन्यू बटन को प्रेस करूंगी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों ही लूप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसेस हो चुके हैं। अगर किसी भी लर्नर्स को लूप की प्रोसेसिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो वो मेरे चैनल में जाकर के पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है। इस ट्यूटोरियल में मैंने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम कंटिन्यू बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद अब हम स्टेप ओवर एंड स्टेप इनटू की फंक्शनिंग को समझते हैं एंड मैं यहाँ से अभी 7th लाइन से ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ और अपने कोड को दोबारा से डिबग करती हूँ। एंड वॉच पैन को क्लीन करने के लिए हम इस बटन को क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही हमारा वॉच पैन क्लीन हो जाएगा। और अब मैं स्टेप ओवर वाली बटन को क्लिक करती हूँ। स्टेप ओवर वाली बटन को क्लिक करते ही डिबगर 4th लाइन से 5th लाइन में मूव कर गया, जबकि हमने 5th लाइन में ब्रेक पॉइंट अप्लाई भी नहीं किया हुआ था तब भी।
अगेन मैं स्टेप ओवर वाली बटन को क्लिक करती हूँ तो हम 5th लाइन से 11th लाइन में मूव कर गए। और अगर मैं 11th लाइन में ब्रेक पॉइंट अप्लाई भी ना करती तब भी हम 5th लाइन से 11th लाइन में मूव कर जाते। और अगर हम यहाँ पर एक और पॉइंट नोटिस करें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान सेम इसी सीक्वेंस में प्रोसेस भी हो रहा है। मीन्स कि पहले 4th लाइन प्रिंट होगी, देन इसके बाद हम 5th लाइन में आएंगे। 5th लाइन में हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है इसलिए ये प्रोसेस नहीं होगा। देन इसके बाद हम 11th लाइन में आएंगे। 11th लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली फंक्शन प्रोसेस होगा और यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो 11th लाइन में आकर के प्रिंट हो जाएगी। और इसी सीक्वेंस में हमारा डिबगर स्टेप बाय स्टेप मूव भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप ओवर फंक्शनिंग में डिबगर एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। और अब अगेन मैं इस बटन को प्रेस करूंगी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि डिबगिंग के दौरान मैं अपने प्रोसेस को बीच में स्टॉप करना चाहती हूँ तो आपको इस बटन को क्लिक करना होगा। और अगर आप प्रोसेस को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको इस बटन को क्लिक करना होगा। तो लेट सपोज मैं अपने प्रोसेस को रीसेट करना चाहती हूँ तो मैं इस बटन को क्लिक कर दूंगी और ऐसा करते ही मेरा जो प्रोसेस है वो रीसेट हो जाएगा। एंड लेट सपोज कि मैं 11th लाइन से ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ और दोबारा से स्टेप ओवर फंक्शनिंग को क्रॉस चेक करा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर 11th लाइन में ब्रेक पॉइंट ना भी होता तब भी डिबगर 5th लाइन से 11th लाइन में मूव करता। तो हम स्टेप ओवर वाली बटन को क्लिक करते हैं तो हम 4th से 5th लाइन में मूव कर गए। अगेन क्लिक करते हैं तो हम 5th से 11th लाइन में मूव कर गए। एंड अगेन क्लिक करते ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अब बात ये आती है कि अगर आप ये जानना चाहें कि जब फंक्शन कॉल किया गया तो फंक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ। स्टेप ओवर में अकॉर्डिंग टू स्कोप प्रोग्राम कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा था हमने ये समझा था। लेकिन यहाँ पर जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप इनटू का यूज करेंगे और दोबारा से प्रोग्राम को डिबग करते हैं। एंड स्टेप ओवर का यूज करके हम 11th लाइन तक मूव कर जाते हैं। आप स्टेप ओवर की जगह में स्टेप इनटू का भी यूज कर सकते हैं। तो हम स्टेप इनटू का यूज करके 11th लाइन तक मूव कर जाते हैं। और अब हम जैसे ही स्टेप इनटू वाली बटन को प्रेस करेंगे इमीडिएटली हम फंक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम 11th लाइन से 6th लाइन पर मूव कर गए और फंक्शन के अंदर हमने नेस्टेड लूपिंग एंड इफ कीवर्ड का यूज किया हुआ है। और जैसे जैसे ये दोनों लूप प्रोसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग डिबगर भी हमारा मूव करेगा। तो अगेन हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए जैसे जैसे हमारे लूप प्रोसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डिबगर भी मूव कर रहा है। और जैसे ही फंक्शन की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी इमीडिएटली डिबगर उस लाइन पर मूव कर जाएगा जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो अब हम 11th लाइन में दोबारा से मूव कर गए हैं। और अगेन अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप इनटू में डिबगर फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और अगर प्रोग्राम में फंक्शन कॉलिंग नहीं की गई है तो स्टेप इनटू स्टेप ओवर की तरह वर्क करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि 4th लाइन से 11th लाइन तक जाने के लिए हम स्टेप ओवर या स्टेप इनटू का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें फंक्शन के अंदर मूव करना है तो हम स्टेप इनटू का यूज करते हैं। इसके बाद हम कॉल स्टैक एंड स्टेप आउट की फंक्शनिंग को समझते हैं। कॉल स्टैक में हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमारा प्रोसेस हो चुका है एंड कौन सा मेथड करंटली एक्टिव है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में केवल एक ही मेथड है तो या तो हम मेथड के बाहर प्रोसेस करेंगे या मेथड के अंदर प्रोसेस करेंगे।
लेकिन आप एज्यूम करिए कि अगर हमारे प्रोग्राम में कई सारे इनर मेथड्स होते और हम ये चेक करना चाहते कि वो मेथड्स किस सीक्वेंस में कॉल हो रहे हैं, तो हम कॉल स्टैक की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मैं ये भी चेक करना चाहती हूँ कि हमारे किस मेथड में एरर आ रही है, तो जो भी करंटली एक्टिव मेथड होता उससे हमें पता चल जाता कि हमारे इस मेथड में एरर आ रही है। तो अभी हम इस मेथड के बाहर प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स की लाइन नंबर 4 में है, इसलिए यहाँ पर मेरा मेन फाइल का नेम शो हो रहा है। और अब मैं स्टेप ओवर वाली बटन को क्लिक करती हूँ तो अब भी हम मेन फाइल में ही हैं। अगेन क्लिक करती हूँ तो अब भी हम मेन फाइल में हैं, इसलिए मेरी ये लाइन हाईलाइटेड शो हो रही है। और जैसे ही हम स्टेप इनटू वाली बटन को क्लिक करेंगे हम फंक्शन के अंदर मूव कर जाएंगे, मीन्स कि अब मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट फंक्शन एक्टिव हो चुका है और ये यहाँ पर शो भी हो रहा है। इस लाइन का मीनिंग है एग्जाम्पल 52 की डुप्लीकेट एलिमेंट अभी करेंटली एक्टिव फंक्शन है और ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक हम इस फंक्शन के अंदर प्रोसेस करेंगे। अगेन मैं स्टेप इनटू को क्लिक करती हूँ तो ये देखिए अभी भी ये हाईलाइटेड शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये फंक्शन अभी भी एक्टिव है। और यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट समझते हैं। आप सपोज करिए कि इस फंक्शन के अंदर अगर 100 लाइंस होती और हम उन 100 लाइंस को प्रोसेस नहीं करना चाहते, मीन्स कि हम फंक्शन के कुछ पार्ट को प्रोसेस करके ही उसके पेरेंट स्टैक पे मूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्टेप आउट का यूज करते हैं। और अब मैं जैसे ही स्टेप आउट वाली बटन को क्लिक करूंगी तो अगेन हम 11th लाइन पर मूव कर जाएंगे, मीन्स कि जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस फंक्शन का पेरेंट स्टैक अभी ये है, इसलिए हम 11th लाइन पर मूव कर गए। तो बेसिकली कॉल स्टैक में हम ये चेक करते हैं कि कौन सा मेथड करेंटली एक्टिव है एंड कौन सा मेथड प्रोसेस हो चुका है, एंड स्टेप आउट का यूज हम डिबगर को पेरेंट स्टैक में मूव कराने के लिए करते हैं। और अब मैं इन सारे पैन्स की वर्किंग को कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ब्रेक पॉइंट स्पैन को समझा। ब्रेक पॉइंट स्पैन में हम ये चेक करते हैं कि पाइथन की किस फाइल की किस लाइन में हमने ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेड डॉट शो हो रहा है। इसके बाद हमने वेरिएबल स्पैन समझा। वेरिएबल स्पैन्स में हम प्रोग्राम में यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को वेरीफाई करते हैं, एंड वॉच पैन में हम पर्टिकुलर वेरिएबल और एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करते हैं। कॉल स्टैक में हम ये चेक करते हैं कि कौन सा मेथड प्रोसेस हो चुका है एंड कौन सा मेथड करेंटली एक्टिव है। इसके बाद हमने डिबग टूल बार पैन को समझा। इसमें टोटल 6 एक्शंस है। कंटिन्यू बटन का यूज हम एक ब्रेक पॉइंट से दूसरे ब्रेक पॉइंट में मूव करने के लिए करते हैं। स्टेप ओवर का यूज हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। स्टेप इनटू में डिबगर फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक करता है कि वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, और अगर प्रोग्राम में फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई है तो स्टेप इनटू एग्जैक्टली स्टेप ओवर की तरह बिहेव करता है। स्टेप आउट का यूज हम डिबगर को पेरेंट स्टैक में मूव कराने के लिए करते हैं, एंड रीस्टार्ट का यूज हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए करते हैं। इसके बाद स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन का यूज हम डिबगिंग प्रोसेस को बीच में किसी भी टाइम स्टॉप करने के लिए करते हैं। और अब हम डिबगर की फंक्शनिंग को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको डिबगिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आप अपने कोड को इजीली स्टेप बाय स्टेप राइट कर सकें। और अगर किसी लाइन में कोई एरर हो तो आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं अपने इस कोड को बीच में ही स्टॉप करती हूँ, और डिबगिंग की टिप्स को समझने के लिए हम एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसे कंप्लीटली रिमूव कर देती हूँ, और इस एग्जांपल में हमारे पास नम्स नाम की लिस्ट है जिसके सारे एलिमेंट्स यूनिक है,
एंड एक टारगेट नंबर है, हमें इस लिस्ट में से ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम टारगेट नंबर के इक्वल हो और हमें उन दोनों नंबर्स के इंडेक्स को रिटर्न कराना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में 2 एंड 5 का सम टारगेट नंबर के इक्वल है, तो हमें 2 की इंडेक्स वैल्यू 0 एंड 5 की इंडेक्स वैल्यू 1 रिटर्न करानी है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लॉजिक यूज करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं डिक्ट अंडरस्कोर 1 नाम की। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लिस्ट के हर एक एलिमेंट को टारगेट नंबर से एक एक करके सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि लिस्ट के दो नंबर्स का सम टारगेट नंबर के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या 5 डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर 5 डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम 2 और उसके इंडेक्स नंबर को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो अभी 5 डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम डिक्शनरी में 2 और उसके इंडेक्स नंबर 0 को ऐड कर देंगे। इसके बाद अगेन हम टारगेट नंबर से लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 एंड अगेन चेक करेंगे कि क्या 2 डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। तो अभी 2 डिक्शनरी में प्रेजेंट है, इसलिए हम 2 एंड 5 के इंडेक्स नंबर को रिटर्न करा देंगे और हम आउटपुट लिस्ट के फॉर्मेट में चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ। एंड 5 का इंडेक्स नंबर है 1 एंड 2 का इंडेक्स नंबर है 0। 5 का इंडेक्स नंबर हमें लिस्ट से मिल जाएगा एंड 2 का इंडेक्स नंबर हमें डिक्शनरी से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर डिक्शनरी का यूज ना करते तो हमें 2 टाइम्स फॉर लूप का यूज करना पड़ता, जिससे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती। तो प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर डिक्शनरी का यूज किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम टोसम नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें 2 पैरामीटर्स लेते हैं, nums एंड टारगेट नाम का। इसके बाद हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं लिस्ट के आइटम्स को रीड करने के लिए। देन इसके बाद एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर हमें अपना मेन लॉजिक अप्लाई करना है। तो अभी मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ एंड यहाँ से मैं अपने फंक्शन को कॉल करा के प्रिंट करा देती हूँ। और अब कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डिबगिंग टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ हम लाइन नंबर 10 से मेन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए मैं लाइन नंबर 10 पर ब्रेक पॉइंट अप्लाई कर दूंगी और अब अपने कोड को डिबग करती हूँ। ऐसा करते ही यहाँ पर आपको एक डिबग कंसोल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पर क्लिक करते ही एक एम्प्टी विंडो ओपन हो जाएगी एंड विंडो के नीचे की तरफ आपको एक कर्सर फ्लैश होते हुए दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये एक लाइव कंसोल है जहाँ हम अपने कोड को एग्जीक्यूशन के मिडिल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन लिख दूँ लाइक 2 + 2, तो आप यहाँ पर इमीडिएटली आउटपुट देख सकते हैं। और यहाँ पर हम टारगेट को लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले टारगेट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। टारगेट की वैल्यू है 7, यहाँ पर भी 7 है। फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल टू है 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे nums ऑफ x से। तो nums ऑफ x की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी 2 शो हो रही है। इसके बाद हम लिखेंगे टारगेट माइनस nums ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर भी 5 शो हो रहा था एंड यहाँ पर भी 5 शो रहा है।
इट मीन्स कि हम जो लॉजिक सोच रहे हैं वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। और हमने यहाँ पर चेक किया था कि अगर 5 डिक्शनरी में प्रेजेंट ना हो तो हम 2 और उसके इंडेक्स नंबर को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको? पहले हम डिक्शनरी की इनिशियल वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी डिक्शनरी एम्प्टी है, डिक्शनरी में हमें 2 को ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नम्स ऑफ x इक्वल टू x। एंड अगेन हम डिक्शनरी की वैल्यू को अब चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा 2:0 ऐड हो गया है। इट मीन्स कि हमने यहाँ तक जो भी लॉजिक सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं अपने इस लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है वो लूप के बाहर होगी। और अब मैं कंडीशन चेक करा लेती हूँ। तो यहाँ लिखूंगी इफ y in dict_1, अगर y डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो रिटर्न करें, एल्स यहाँ पर ये जो हमने वेरीफाई किया हुआ था एल्स में हम वो लिख देंगे। और अगर y डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम नम्स ऑफ x और उसके इंडेक्स नंबर को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो सेम यही स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे। और अब मैं अपने डिबग प्रोसेस को बीच में स्टॉप करती हूँ एंड प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा इंडेक्स नंबर 0,1 रिटर्न हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो मैं इसे बाद में लिख देती हूँ एंड अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए जो यहाँ पर मेरा 1,0 रिटर्न हो रहा था सेम वही आउटपुट मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन आप एज्यूम करिए कि अगर मैंने यहाँ पर नम्स ऑफ x की जगह सिर्फ x लिखा होता और अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराती, तो ये क्या, यहाँ पर मेरा अब आंसर नन शो हो रहा है जो कि हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से बिल्कुल अलग है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी इस लाइन पर एरर है? तो इसके लिए हम डिबग कंसोल का यूज करेंगे और दोबारा से अपने कोड को डिबग करते हैं। एंड यहाँ पर अगेन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को चेक करेंगे। तो फिर से हम टारगेट की वैल्यू चेक करते हैं, इसके बाद x की वैल्यू चेक करते हैं, देन नम्स x की वैल्यू चेक करते हैं। नम x की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी हमारी 2 शो हो रही है। और अब हम टारगेट माइनस नम x को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो हमने लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसका जो आंसर आ रहा है और यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ये बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि ये लॉजिक मेरा यहाँ तक सही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, dict_1 x इक्वल टू x लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहले इनिशियली dict_1 की वैल्यू चेक कर लेती हूँ एंड देन इसके बाद इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करती हूँ। एंड अगेन dict_1 की वैल्यू चेक करते हैं। ओह, ये क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू 0,0 आ रही, जबकि एक्सपेक्टेड क्या थी हमारी 2,0 आ रही थी। इट मीन्स कि इस लाइन पर एरर है। तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे नम्स x। और अब मैं प्रोसेस को बीच में स्टॉप करके दोबारा से अपने कोड को रन करती हूँ।
तो ये देखिए अब मेरा सही आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम डिबगिंग टेक्निक का यूज करके अपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एंड एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आई रिपीट कि डिबगिंग का मीनिंग एरर को फाइंड करना नहीं होता है, बल्कि कोड को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि हम जो अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।